नमस्कार दोस्तों। हिंदी पाठों की जो श्रृंखला चल रही थी क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से, जिसमें कि आज 9वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है काव्यखंड। तो काव्यखंड के बारे में जो लेखक हैं संत तुकड़ो जी, उन्होंने क्या बताया है कि हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अर्थात हर देश में तू विद्यमान है और हर वेश में किसी भी प्रकार का वेश जो है बना सकता है। तेरे नाम अनेक हैं और तू एक ही है। अर्थात तो उस परमात्मा के बारे में उन्होंने कहा है कि तू एक ही है। और यहाँ पे कवि का जो उद्देश्य है कि काव्यखंड क्या होता है, काव्यखंड में क्या क्या होता है और किस प्रकार से यह रचा जाता है, किस प्रकार से इसकी भाषा शैली जो होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे संत तुकड़ो जी कहते हैं कि तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। कि तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। अर्थात यह जो रंग बिरंगी भूमि है जो कि विश्व में रंग बिरंगों से भरी हुई है, यहाँ पर सब खेल खेले जाते हैं और हर एक का मेल केवल तू ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सागर से उठा बादल बन के, अर्थात जो पानी की जो बूंदें होती हैं वे भी क्या हैं, सागर से समुद्र से भाप बन करके उठ करके बादल बन के, और फिर बादल से फटा जल हो करके, और बादल से क्या है विभिन्न प्रकार से जो वर्षा होती है वह जल के रूप में फूट करके निकल आती है। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर क्या है नहर आदि के माध्यम से, नदी आदि के माध्यम से जिनकी कि अनेक प्रकार की गहराइयाँ होती हैं। और कहता है कि तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। और वह कहता है कि हे परमात्मा तेरे अनेक प्रकार हैं और तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अर्थात चींटी से भी जब अणु परमाणु बन जाते हैं, कि कह सकते हैं कि छोटी से छोटी जो चीज़ है उससे भी क्या है बड़े बड़े अणु और परमाणुओं का रूप धारण कर लेता है। सब जीव जगत का रूप लिया, और जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनका तूने रूप ले रखा है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अर्थात तो जो काव्य का विभिन्न रूपों में वर्णन कवियों ने किया है, तो कहीं पर्वत के रूप में, कहीं वृक्ष विशाल वृक्षों को अपने काव्यों में दर्शाया है। और सौंदर्य तेरा तू एक ही है, जहाँ उन्होंने विभिन्न सौंदर्य को अपनी कविताओं में वर्णित किया है, तो वे कहते हैं कि तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, तुकड़िया कहे कोई न और देखा, बस मैं और तू सब एक ही है। कि यह दिव्य दिखाया है जिसने, अर्थात जिस दिव्य शक्ति को जिसने दिखाया है वह क्या है कि वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। उस गुरु परमात्मा की ही हमारे ऊपर पूरी तरह से दया है। तो तुकड़िया कहे, अर्थात संत तुकड़ोदास जी कहते हैं कि कोई न और देखा, बस मैं और तू सब एक ही है। अर्थात हमें कोई भी नहीं दिखता और सब जगह क्या है जो परमात्मा है वही सब जगह एक ही रूप धारण कर रखा है उसने। आगे कवि कहता है कि किसी भी भाषा, कविता का जो पठन पाठन है, कि किसी भी भाषा के साहित्य में विचारों और भावों के संप्रेषण की मुख्य रूप से दो शैलियाँ होती हैं। एक तो होता है गद्य,
और दूसरा होता है कविता, अर्थात तो भाषा भावों के जो भाषा संप्रेषण की जो शैलियाँ होती हैं, एक तो गद्य और एक पद्य कह सकते हैं, जैसे कविता आदि। कविता या तो छंद, तुक, लय, सुर, ताल में बंधी होती है या अतुकांत भी होती है जिसमें तुक नहीं होती। दोनों ही तरह की कविताओं में अलग अलग भावानुभूतियों का आनंद लिया जा सकता है। एक और कविता पाठक की भावनाओं को उदात्त बनाती है तो दूसरी ओर उसके सौंदर्य बोध को मांझती संवारती है। वह मनुष्य को इंसानियत से, प्रकृति से, देश से और बृहत्तम इस बड़ी दुनिया से जोड़ती है। विद्यार्थियों के किशोर मन को तो कविता विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि किशोर मन सरल, जिज्ञासु और रागात्मकता लिए होता है। कविता किशोर भावनाओं के परिष्कार, संवेदनशीलता के विकास एवं सुरुचि निर्माण में तो योगदान करती ही है, साथ ही यह छात्रों में सुपाठ की क्षमता भी उत्पन्न करती है। उल्लेखनीय है कि हिंदीतर विद्यार्थी अपनी मातृभाषा की कविताओं और उनके नाद, भाव और विचार सौंदर्य से अच्छी प्रकार से परिचित होते ही हैं। इस संकलन की कविताओं का तादाद में मातृभाषा की कविताओं से बैठाकर काव्य शिक्षण को और अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। काव्य पाठ के बारे में जब पढ़ते हैं तो कविता के आनंद का अनुभव करने के लिए पहली आवश्यकता है कि उचित लय और प्रभाव के साथ कविता का वाचन होना चाहिए। जो कविता है उसका अच्छी प्रकार से वाचन होना चाहिए। कविता गद्य नहीं है, कविता गद्य नहीं है जैसे निबंध आदि, अतः गद्य की भांति नहीं पढ़ी जाती। लय और प्रभाव ही उसे गद्य से भिन्न बनाते हैं। जो लय और प्रभाव होते हैं कविता के, उसे क्या है, गद्य से अलग करते हैं। वाचन मौन हो या मुखर, अर्थात चुप रह के किया जाए या बोल के, लय और प्रभाव के साथ ही होना चाहिए। लय का निर्धारण काव्य पंक्तियों में विद्यमान गति, विराम चिन्ह, मात्रा तथा तुक से होता है। मात्राओं के घटने बढ़ने से उसके प्रभाव में रुकावट आती है, अतः वाचन में शब्दों के उच्चारण का निर्दोष होना आवश्यक है, अर्थात उनमें वाचन में कोई भी दोष, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। संयुक्त अक्षरों का शुद्ध उच्चारण न होने पर कविता की जो लय है वह टूट जाती है और कर्णकटु, कानों को जो है अच्छी नहीं लगती है, कर्णकटु बन जाती है। कर्णकटु मीन्स कानों को अच्छी ना लगने वाली। जैसे यह एक पंक्ति है यहाँ पर कि उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएँ धधकाकर, महाकारी प्रचंड हो फैल रही थीं इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृसरव में हाहाकार अपार अशांत। तो यहाँ जो शब्द हैं उद्वेलित, अश्रु राशियाँ, क्षीण, मृत वत्साओं, हाहाकार आदि का उच्चारण अगर सही न होने पर कविता का जो पाठ है ठीक से ना हो सकेगा और वह प्रभावहीन हो जाएगा, अर्थात कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। वहीं शब्दार्थ बोधन या शब्द के बोध की अगर बात करते हैं कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कहीं कहीं कुछ शब्द कठिन लग सकते हैं। उनका अर्थ जाने बिना उन्हें समग्र भाव बोध में कठिनाई हो सकती है, अतः उन्हें शब्दार्थ बताए जाने चाहिए, किंतु शब्दार्थ बोधन इतना बोझिल न हो कि कविता के आनंद में ही बाधा पड़ जाए। अच्छा हो कि एक दो बार सस्वर वाचन के द्वारा कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट करने के बाद ही शब्दार्थ बताए जाएं। रैदास, रहीम आदि प्राचीन कवियों की भाषा आज की हिंदी से भिन्न है, पर गेयता, भाव प्रवणता के कारण उनकी रचनाएं सर्वत्र लोकप्रिय हैं और बहुत संभव है कि पाठ्यपुस्तक में उद्धत उनकी कुछ रचनाओं से विद्यार्थी पहले से परिचित हों और ऐसे भावबोध की कुछ कविताएं अपनी मातृभाषा के माध्यम से भी पढ़ चुके हों। ऐसी कविताओं के सस्वर अर्थात अच्छी प्रकार से पाठ द्वारा कविता का भाव ग्रहण है जो सहज आसान हो जाता है। सहज में आसान हो जाता है, अर्थात कविता को समझना आसान होता है। तो भाव ग्रहण और रसास्वाद क्या होता है कि कविता को सुनने पढ़ने से जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है उसे ही आचार्यों ने क्या कहा है, रस कहा है।
शब्द प्रयोग, अलंकार, कहने की विशिष्ट शैली, छंद, लय, प्रवाह आदि कविता के बाहरी तत्व हैं और उसकी आत्मा संपूर्ण कविता में व्याप्त भाव विशेष ही है। कविता को बार बार पढ़ने से उसकी मूल संवेदना तथा उसका रचना कौशल दोनों ही स्पष्ट होते हैं, परंतु जहाँ तक उसके भाव का प्रश्न है वह किसी पद, पंक्ति या छंद में न होकर पूरी कविता में व्याप्त रहता है। कविताएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें कवि का मंतव्य सर्वथा स्पष्ट न हो। कवि का जो मत है कि कवि क्या कहना चाहता है वह सर्वथा स्पष्ट न होता हो। कवि मात्र कुछ संकेत कर देता है और शेष अस्पष्ट ही रह जाता है। कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जो पाठक को सोचने विचारने के लिए बाधित करती हैं और उसे पंक्तियों में छिपी गहराई को नापने के लिए उकसाती हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ, इसकी निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए। जैसे कि ये पंक्ति हैं, इनको भी पढ़ कर के हमें सहज जो अर्थ है उसका आसानी से समझ में ना आए कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ होती हैं जिनको कि हमें जो शब्द हैं हमारे उद्गार शब्दों के अपने आप ही उनको बताने के लिए उकसाते हैं। तो वहीं शिल्प सौंदर्य का उद्घाटन की अगर बात करते हैं कि कविता का आनंद पाठक की रुचि, संवेदनशीलता और संस्कारों पर निर्भर करता है। ये बातें किसी में अधिक और किसी में कम भी हो सकती हैं, पर बार बार काव्य पाठ सुनने और कविता की चर्चा करने में रुचियों में संस्कार संभव है और संवेदनशीलता भी बढ़ती है। वस्तुतः कविता का अर्थ जान लेना या उसका भावार्थ लिख लेना ही पर्याप्त नहीं है। तो क्या अनिवार्य है कि छात्रों में धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, ऐसी क्षमता का विकास होना चाहिए कि वे कविता की मूल संवेदना या विषय को सहज रूप से ग्रहण कर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें, अर्थात आसानी से अपने शब्दों में उसको बता सकें। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि वे पठित कविताओं को कंठस्थ कर सकें और उचित अवसरों पर उन्हें लय एवं आरोह अवरोह के साथ सुना सकें। तो यही जो पाठ का उद्देश्य है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि काव्य खंड या काव्य पाठ जो होते हैं वो किस प्रकार से उनमें जो भाव ग्रहण, रसास्वाद, अलंकार, छंद आदि का प्रयोग, तुक, शब्दार्थ बोध कैसा होता है ना, और उचित गति, उचित लय, ताल आदि के बारे में ऐसे में हमने पढ़ा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।